एग्जाम 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी किया है। राजस्थान में गंगापुर सिटी के भरत जयप्रकाश ने दूसरे अटेम्प्ट में 85वीं रैंक हासिल की। झुंझुनू के गोरीर गांव की बेटी सोनू कुमारी ने 208वीं रैंक, बीकानेर की अनुप्रिया चौधरी ने 239। देखो, आज यूपीएससी जो एग्जाम लेती है सिविल सर्विसेज का, उसका रिजल्ट आया है। उसमें 208 रैंक आई है सोनू की। सोनू से हम आप बात कराएंगे और सोनू का मैं पहले थोड़ा ब्रीफ में परिचय दे देता हूँ। सोनू गोरीर इसका गांव है, खेतड़ी तहसील में, डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू। इनके पापा आर्मी में सूबेदार हैं और इनके दादाजी थे, वो भी जाट रेजिमेंट में सूबेदार मेजर थे, ऑलरेडी कैप्टन से पेंशन आए थे। और इन्होंने बचपन में इनको काफी सभी बच्चों से प्रेम करते थे, अपने पोता पोती से, और उनमें से ये भी थी। तो इनकी सारी बातें क्या बात होती थी कि वो हम सारी चर्चा करेंगे। अभी सीधा हम चलते हैं। सोनू, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। और मेरी तरफ से नहीं, सबकी तरफ से, अपने पूरे गांव की तरफ से, अपने जिले की तरफ से, स्टेट की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से हम आपको बधाई देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद सर। अच्छा, अब हम सीधे आते हैं सवालों के ऊपर। सवालों में हम आपकी स्कूलिंग से स्टार्ट करेंगे। तो आप स्कूलों के बारे में जो भी बोलना चाहिए 5 मिनट में आप बताएं। अपनी स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ कहाँ हुई, कैसे कैसे हुई? सर, स्टार्टिंग की जो स्कूलिंग एजुकेशन थी वो गांव में थी। फिर अलग अलग शहर में हम लोग घूमे थे, क्योंकि पापा आर्मी बैकग्राउंड से है। तो फिर कभी किधर पोस्टिंग आती थी तो फिर उनके साथ भोपाल चले गए, फिर चंडीगढ़ चले गए। लेकिन एक स्टेबिलिटी आई 8वीं क्लास के बाद, जब पापा और मम्मी ने डिसाइड किया कि बच्चों को दिल्ली में पढ़ाना है, क्योंकि एजुकेशन का क्वालिटी यहाँ पे अच्छा है। तो 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, 8वीं से 12वीं तक मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट से की। उसके बाद हिस्ट्री ऑनर्स ग्रेजुएशन किया लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। 10th क्लास आपने आर्मी पब्लिक स्कूल से की। 10th में आपके कितने मार्क्स थे? सर, 10th में 9.2 CGPA था। तो मम्मी पापा ने डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए नहीं कहा, या टीचर्स ने नहीं कहा कभी? सर, वो स्ट्रीम अवार्ड करते थे आपके मार्क्स के बेसिस पे। तो PCB मेरे को मिला था, लेकिन मेरे को हमेशा लगता था कि मैथ्स मेरा फोर्टे नहीं है, तो अगर इस फील्ड में मैं आगे जाती हूँ तो मैं अपना बेस्ट नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने आर्ट्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम जो है उसको चुना, और 11वीं 12वीं मैंने ह्यूमैनिटीज से किया। नहीं, परसेंटेज तो ओवरऑल तो अच्छे थे, 92% तो अच्छा होता है। वो आपको ही लग रहा होगा मेरा अच्छा नहीं था, और फिर भी लग रहा था, तो आप मेडिकल साइंस लेके अगर डॉक्टर तो बन ही सकते थे इजीली। हाँ सर, लेकिन वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स मेरे को उतना इंटरेस्टिंग नहीं फील होते थे। मुझे लगता था कि लैंग्वेज और लिटरेचर जो एरियाज है उसमें मैं बेटर कर सकती हूँ। तो 9.2। क्या आपको उस टाइम अंदाजा था इस बात का कि सिविल सर्विस नाम की कोई एग्जाम होती है और उसमें मायने नहीं रखता कि हम साइंस से पढ़े, इम्यूनिटी के बच्चे जा सकते हैं? हाँ सर, मेरा फोकस वही था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, तो ग्रेजुएशन करके मैं अपना बेस्ट फुट आगे पुट फॉरवर्ड करूंगी। तो इसीलिए मैंने उसको ह्यूमैनिटीज चूज किया। आपने हिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया? जी सर। और ऑप्शनल क्या सब्जेक्ट था आपका यूपीएससी के अंदर? सर, पहले अटेम्प्ट में हिस्ट्री ऑप्शनल था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में मैंने हिंदी लिटरेचर किया। आपने कितने अटेम्प्ट दिया अभी तक? सर, ये दूसरा अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुंचे आप? सर, पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, 4-5 मार्क्स थे शायद। तो फिर 4-5 मार्क्स से आपका प्रीलिम्स रह गया, तो आपको डिमोटिवेशन नहीं हुआ? घर वालों ने की तरफ से कोई सवाल जवाब हुए हो, या खुद को कैसा फील हुआ उससे? मतलब अगली एग्जाम के लिए अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग किया? सर, वो फेलियर एक था जो कि बहुत बड़ा मेरे को सेटबैक उससे मिला पर्सनली, लेकिन फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे को पटेल नगर में भेजा ताकि मैं पूरा फोकस अपनी स्टडीज पे रख पाऊं, और बहुत मोटिवेशन मिला टीचर्स से भी, जो मेरी कोचिंग थी फोरम IAS से, वहां से गाइडेंस मिला। तो मेरे को लगता है एक पूरा एनवायरनमेंट मेरे लिए बहुत सूटेबल था और मैं ये कर पाई दूसरे अटेम्प्ट में। दूसरे अटेम्प्ट में आपने थ्रू प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो उस दौरान आपने क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? मतलब जो आपको सुने वो बच्चे आपसे क्या मोटिवेट हो, तो किस तरीके से लेके चले कोई, और कौन सी क्लास बेस्ट है जब बच्चा यूपीएससी के लिए टारगेट कर सके? सर, क्लास तो मुझे लगता है बच्चे को अपना क्लास अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, और कॉलेज लाइफ भी उसको एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक एक मेंटल कैपेसिटी जो डेवलप होती है, कम्युनिकेशन होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है, और अपना जो सब्जेक्ट है उसी को एकदम फोकस से पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि कॉलेज के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अगर यूपीएससी करेंगे तो शायद एक
बेस्ट एफर्ट वो नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कॉलेज फिनिश करने के बाद या फिर थर्ड ईयर में अगर वो करें तो ठीक रहेगा, लेकिन स्टार्ट मतलब कि स्कूलिंग और कॉलेज के टाइम में पूरा का पूरा फोकस स्कूल और कॉलेज पे किया जाए, और उसके बाद में 1 साल के लिए आप प्लानिंग करके आप चल सकते हो। जी सर, मुझे लगता है यही बच्चे के लिए बेस्ट होता है। अच्छा, आपका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर आपने बताया, तो उसका आपने डिसाइड कितने दिन पहले किया था? सर जो प्रीलिम्स का फॉर्म वगैरह भरते उसमें मैंने फिल इन कर दिया था, लेकिन जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्रॉपर प्रिपरेशन होता है वो प्रीलिम्स के एक महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था। जो बेसिक नॉवेल्स होती हैं, लाइट रीडिंग होती है, पोएम्स होती हैं, वो सब प्रीलिम्स के पहले, और जो आंसर राइटिंग वगैरह होती है वो मेंस से पहले। आपका मीडियम इंग्लिश था, ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था, तो आपको दिक्कत नहीं आई हिंदी में? सर मेरा हिंदी का थोड़ा बैकग्राउंड था, मतलब 4th क्लास में मैंने हिंदी ही मेरा मीडियम था, और 11वीं और 12वीं में भी मैंने हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया था। तो मेरे को हमेशा से अच्छा लगता था ये सब्जेक्ट, और यूपीएससी की जर्नी में भी जब मैं पढ़ती थी तो जीएस वगैरह से मैं थक जाती थी, तो मैं एज ए लाइट रीडिंग हिंदी लिटरेचर को देखती थी, तो उससे मेरा ऑप्शनल भी आराम से प्रिपेयर हो गया। अच्छा, मैं कुछ आपके दादाजी के बारे में आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि उनका आपके जीवन में कितना, कहाँ योगदान रहा है? सर बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। दादाजी ने हमेशा सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया। गांव में चर्चा हो रही है, आपके पापा को भी नहीं जानते, आपको भी नहीं जानते, आपकी मम्मी को भी नहीं जानते, आपके दादाजी को सब जानते हैं। मेरे पास भी फोन आए दिन में, तो बोले ये सुबेदार राजेश मान कौन है, तो मैं तो जानता था आपके पापा को, लेकिन गांव में नहीं जान रहे थे। आपके दादाजी का नाम लिया मैंने, उनके पिताजी उनके बेटे हैं, तो सब जानने लगे। तो बोले हाँ, फिर कईयों ने कहा यार बहुत पहले भी कहते थे, बोले मैं मेरे पोते को आईएएस बनाऊंगा। तो ऐसी कुछ बात हुई थी कभी? सर उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया पूरे जो भी बच्चे हैं घर के, कि पढ़ो और कुछ बनो लाइफ में। तो उन्हीं को देख के हमें लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। फैमिली में बहुत टाल फिगर थे वो, उनको वर्दी में देखते थे तो लगता था कि बहुत बड़े आदमी हैं, और सभी से मिलनसार थे। गांव में भी उनको लोग जानते थे, और उन्हीं को देख के लगता था कि हमें करना चाहिए कुछ। आपके पापा भी आर्मी में रहे हैं? पापा कौन सी रेजिमेंट में है? सर अब ईएमई में है। ईएमई में अभी कहाँ पोस्टिंग है? सर उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किस रैंक पे है? नायब सूबेदार। नायब सूबेदार है। एक नायब सूबेदार के बच्चों में और एक आईएएस का एग्जाम देते टाइम आपके पापा को या आपकी मम्मी को या आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आप एक हमारी क्लास ही चेंज हो रही है, एक अपर क्लास में जा रहे हैं हम? क्योंकि ये रैंक होती है, एक अपने गांव के लोग ज्यादातर यहीं तक सोचते हैं कि बच्चों को कोई तैयारी भी करता है ऑफिसर्स रैंक की, तो उसको डिमोटिवेट ही करते हैं कि यार ऑफिसर नहीं बन सकते, हम तो छोटी नौकरियों के लिए पैदा हुए हैं। तो ऐसा कुछ माहौल हुआ था आपके घर में? नहीं सर, मुझे लगता है कि जो भी मिडिल क्लास है पूरे कंट्री का ही, वही बच्चे मुझे लगता है मोस्ट वैसे ही बनते हैं। और मिडिल क्लास का यही अच्छी चीज है कि वो अपने बच्चों को ड्रीम करना सिखाते हैं, सपने देखना सिखाते हैं। तो मुझे कभी नहीं लगा कि मेरी फैमिली ने ऐसा सोचा हो कि नहीं बन सकते हैं, और मुझे लगता है दूसरों को भी नहीं सोचना चाहिए कि आप नहीं देखो, मैं राजेश मान की तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ। जिस प्रकार उन्होंने अपने बच्ची को मोटिवेट किया, हमेशा कभी भी उनमें ऑफिसर्स क्वालिटी कम हो ऐसा स्थिति पैदा ही नहीं की। तो जो गांव में खेती करने वाले या छोटी नौकरी करते हैं, सरकारी हो प्राइवेट हो, तो वो ये कभी नहीं सोचे कि हम बच्चों को बड़ा नहीं बना सकते। क्योंकि गांव में एक फोबिया रहता है कि यार हम तो बच्चे को बड़ी तैयारी करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, उसका रिजल्ट पता नहीं क्या रहेगा। तो इससे अच्छी अच्छी जो प्रतिभा है वो रह जाती है। तो ये मैं इनके मम्मी पापा का और इनके दादाजी का बहुत ही एक अच्छा मैसेज है समाज के लिए, और इस बात को हमें गंभीरता से लेना चाहिए इस बात को, और बच्चों को एकदम उड़ने के लिए फ्री छोड़ना चाहिए। अच्छा बच्चा कुछ करता है तो उसको साथ देना चाहिए, उसको ये नहीं करिए तेरे से ये नहीं होगा। क्या सही है? जी सर, और कभी तो फेलियर्स भी होते हैं, तो उसमें फैमिली को एकदम स्ट्रांग रहना पड़ता है। मेरे चाचा मौसी सभी ने बोला कि तुम्हारा होगा, इवन तो पहले अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ तो भी उन्होंने बोला कि तुम्हारा होगा, तुम पढ़ो। तो अंदर से प्रोत्साहन मुझे लगता है अपनी फैमिली की तरफ से स्पेशली बहुत जरूरी होता है। गांव में तो हो सकता है दूसरे लोग आपको नीचे खींचे कि नहीं हो सकता, अपने बच्चों को भी नीचे खींचे, लेकिन वो अब उनकी खुद की मुझे लगता है इमेजिनेशन। ये होता है, ये हमने भी बचपन में फेस किया है और बच्चे फेस करते हैं, और उनको जब समझाया जाता है तो वो समझ भी नहीं सकते इस चीज को। अब आप सेलेक्ट हो गए तब तो वो एक एग्जाम्पल बन गए, वरना होता है। और आपने देखा भी होगा कि
जब आप तैयारी करते हो, एग्जाम देने जाते हो या कहीं बैठ के पढ़ते हो, क्लासरूम में कहीं भी जाते हो, तो वहां एक मिडिल क्लास के बच्चे कम होते हैं, अपर क्लास के ही ज्यादा बच्चे होते हैं। सर मिडिल क्लास के ही मेरे फ्रेंड्स रहे हैं बहुत सारे। नहीं नहीं, आपके मिडिल क्लास के रहे हैं, लेकिन वो जो मिडिल क्लास के आपके फ्रेंड्स रहे हैं वो अपने या तो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे या फिर उनके माँ बाप उनके कहने पे ही उनको गाइड करते होंगे, उनको डर लगता है, एक तरह से फोबिया रहता है। ऐसा है सोसाइटी में, आप मानते हो इस बात को? कुछ इस बात से मैं सहमत हूँ, कुछ नहीं भी हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि हम लोग जो ऊपर बढ़े हैं वो मिडिल क्लास का ही एक प्रोडक्ट है, और मुझे नहीं लगता अकेली हूँ जो कि ऐसा हुआ है। इतने सारे बच्चे बने हैं, मुझे लग रहा है उनमें से ज्यादा मिडिल क्लास के ही है। और हम लोगों के पेरेंट्स का जो जनरेशन है उन लोगों ने अपने बच्चों पे बहुत मेहनत करी है, तो मुझे लगता है उनको भी श्रेय मिलना चाहिए। और सोसाइटी। आपसे मैं एक सवाल करूं डायरेक्ट कि आपका श्रेय सबसे ज्यादा आप किसको दोगे? एक व्यक्ति का नाम लेना हो तो आप किसका नाम लोगे? सर एक व्यक्ति का तो मैं नहीं ले सकती, क्योंकि सारा एक इकोसिस्टम होता नहीं, है। डर लग रहा है मम्मी का लूंगा तो पापा नाराज हो, पापा का लूंगा तो मम्मी का लूंगा, टीचर्स का लूंगा तो घर वाले, ये कंफ्यूजन है। नहीं सर, मेरे को क्लैरिटी है कि सबका योगदान बराबर ही था, और अगर कहीं भी चूक होती, ऊंच नीच होती, तो शायद मैं नहीं कर पाती। तो मुझे लगता है एक पूरा इकोसिस्टम होता है। घर पे आपकी फैमिली होती है, भाई बहन होते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, मम्मी पापा। अच्छा, इस तैयारी के दौरान आपने अपने आप को आइसोलेट समझ रहे हैं ना एकदम, या फिर आप मिंगल अप रहे? जैसे गांव में कोई प्रोग्राम होता है, शादी ब्याह या कोई भी कल्चर प्रोग्राम होता है, होली दिवाली त्योहारों पे आपके गांव में आना जाना रहता था? सर ये जो यूपीएससी है, इससे पहले तक तो मैं जाती थी, लेकिन अभी यूपीएससी में आई हूँ तब से जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, रिलेटिव्स होते हैं, उनके फंक्शंस में मैं नहीं गई, फैमिली ही गई है, क्योंकि मैं पटेल नगर में रह के पढ़ाई कर रही थी। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप सोसाइटी में मिंगल अप नहीं होंगे, सोशलाइज नहीं करेंगे तो आपका नहीं निकलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने छोटे भाइयों को, बहनों को क्या संदेश दोगे अपनी इस जर्नी का, कि वो आपसे मोटिवेट ले सके और जो आपने कठिनाइयां फेस की वो इजीली कम हो सके उस चीज से? सर मैं सब अपने जो भी भाई हैं, बहन है, जो भी लोग देखते हैं, उनको मैं बोलूंगी कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। अपना जो पाथ है, आपकी जो रास्ता है, वो आप ही चूज करोगे। कोई सोसाइटी से लोड होके आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करना है। मेरे भाई है, मेरे जो दोनों भाई है, कजिन है एक, वो दोनों कुत्ते पालने में उनको बहुत शौक है, जानवरों का बहुत शौक है। नहीं, तो जानवरों का तो शौक है, ये बात तो आपने सही कहा। एक बार आपके भाई ने मेरे पास एक फोटो भेजी, मोर पिकॉक डैमेज था, तो उसने फॉरेस्टर वालों को फोन किया, उनको बुलाया और उसकी जितनी मदद की जा सकती उसकी। ये तो शौक होने भी चाहिए, बुरा भी नहीं है इस चीज के अंदर। लेकिन मैंने गांव में सुना कि कुत्ते पालते हो, ये करते हो, तो लोगों का ये जो ताना होता है उसको आप सीरियसली मत लो, क्योंकि आप एक बार अपने एरिया में आप अगर सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप चेंज कर दो। मतलब कि आपको पहले एक ऐसे पद पे पहुंचो कि आप सोसाइटी पे कुछ चेंज ला सकते हो। सर वो भी है, और अपना जो इंटरेस्ट है उसी को फॉलो करो। कोई दूसरे तरीके से अगर आपको इम्पोज कर रहा है कि यही बनना है, आईएएस बनना है, कुछ बच्चों का नहीं होता है इंटरेस्ट, उनका जेन्युइन इंटरेस्ट और एरियाज में होता है। ये बात तो सही है। अभी अपने गांव में, आपके गांव में एक बच्ची शर्मिला मान के बारे में आपने सुना है? क्या सुना है? जी सर, वो कबड्डी में सेलेक्ट, हरियाणा के कोई उधर से। हाँ, वो कबड्डी में, मैं उसके बारे में बताता हूँ। वो हरियाणा की जो टीम बनी हरियाणा की तरफ से खेलेगी, तो उनमें ऑक्शनिंग हुई है बच्चों की, उनमें सबसे ज्यादा अच्छी प्लेयर वो है, मतलब उसकी कीमत सबसे ज्यादा तय हुई है, और दुबई में मैच होंगे। तो आपका मतलब, अगर उस बच्ची को हम कहें तुझे आईएएस ही बनना है, तो शायद वो आईएएस भी नहीं बन पाएगी और कबड्डी में भी नहीं कर पाएगी। तो आपका जो कैलिबर है, आपका जो इंटरेस्ट है, आपको उसी को लेके चलना है। और कभी कभी होता है कि सोसाइटी के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं उनसे अलग आपका इंटरेस्ट है, तो उस पर स्टिक करिए, जबरदस्ती नहीं अपने आप को चेंज करना है। अच्छा, आप भाई बहनों के बीच में आपके मम्मी पापा का अभी कभी आपको ऐसे बाइसनेस महसूस हुआ कि बच्चे, लड़के पे तो ज्यादा फोकस है इनका, मेरे पे कम है, इवन फाइनेंशियली वाइज भी? नहीं सर, मेरे को कभी ये चीज महसूस नहीं हुई। पूरे घर में मुझे हमेशा प्यार मिला, माँ बाप का, भाई बहन का, चाचा चाची, सभी का बराबर प्यार मिला। और उन्होंने तो इनफैक्ट मेरे को बहुत प्रोटेक्ट किया। लोग बोलते थे कि क्यों पढ़ा रहे हो अकेले, ये वो, तो उन्होंने बहुत स्ट्रांगली अपने माँ बाप ने कभी, उन्होंने बराबर ही पूरा चांस दिया दोनों बच्चों को? हमेशा।
हमेशा। चलो अभी ये बातें हो गई पीछे की, आज तक की जर्नी। अब आप सिलेक्ट हो चुके हो, तो आपकी जो आपने फॉर्म भरा था जिसमें जो ऑलमोस्ट 27 सर्विसेज होती हैं, उनमें से आपकी जो ऊपर की जो 4 सर्विसेज है वो किस क्रम में आपने उसमें फिलअप की थी फॉर्म में? सर पहला IAS, फिर IFS, फिर IPS और फिर IRS। ओके। और कैडर कौन से स्टेट का जाना सर चाहते हो? पहला तो राजस्थान होम स्टेट ही फिल किया था। आपको अब कोई भी डिस्ट्रिक्ट मिलता है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट मिलता है, जो भी जिम्मेवारी मिलेगी, जैसा भी आपकी काउंसलिंग होगी, फाइनली आपको असाइन होगा, तो आपकी तरफ से अभी आपके दिमाग में सोसाइटी में क्या चेंज करने का सबसे मेन वो चलता है कि अगर मैं ये करूंगी, अभी तक जो होगा उस सिचुएशन के अनुसार वो देखा जाएगा, लेकिन अभी या बनने से पहले सोसाइटी में चेंज के बारे में, इस सर्विस में जाने के पीछे आपका क्या मकसद था? मैं सर मेन यही था कि जो समाज में इनइक्वालिटीज होती है और जो इश्यूज होते हैं, जैसे कि गांव में, जैसे मैंने भी देखा है कि मैं भी पहले गांव में जाती थी तो सर पे मटका पानी का लेके जाती थी, सुबह 4-5 बजे हम लोग करते थे ये सब। आपने मटके से पानी भरा गांव में? हाँ सर, मैंने भी भरा है और लावनी भी काटी है, ये सब गांव के काम किए हैं। तो मेरे को फील होता है कि गांव में औरतों को शायद थोड़ा और मजबूती देने की जरूरत है, और जो सर्विसेज हैं बेसिक ह्यूमन सर्विसेज, जैसे कि साफ पानी मिले और ये सब चीजें मतलब जो बेसिक सर्विसेज है वो अच्छी होनी चाहिए आपके? सर मुझे लगता है ये बेसिक सर्विसेज अगर मिल जाएंगे तो गांव में 20-30% लोगों की जिंदगी में वैसे ही सुधार आ जाएगा। आप सुबह पानी लेने नहीं जाएंगे तो आप वो समय कहीं और अच्छी चीज पे आप मतलब कि वाटर सप्लाई, कम से कम ड्रिंकिंग वाटर घर पे टाइम टू टाइम आना चाहिए, बाहर लाइन में लग के नहीं लगना चाहिए लोग, ऐसे गांव में समस्याएं हैं। हाँ, ये जो बेसिक जो लगता है आम समस्याएं हैं जो कि मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए, वो आज भी हैं, और उन्हीं से अगर हम एक बार मैनेज कर लेंगे। नहीं, आप एक किसान फैमिली से हैं, खेती बाड़ी, आपने लावनी भी वर्ड यूज किया, जो फसल कटाई का वर्ड होता है, जो नहीं सुन पा रहे समझते होंगे उसको मैं समझा, जो कटाई करते हैं उनको लावनी बोलते हैं देसी राजस्थानी भाषा में। तो आप ड्रिंकिंग वाटर पे ही सोचोगे, एग्रीकल्चर वाटर पे भी आपका थोड़ा बहुत फोकस रहेगा अगर कोई जिम्मेवारी मिलती है तो? सर जो मिलेगा वो करेंगे, अभी तो बस एग्जाम के लिए। नहीं, आपने अपने तक तो सोच लिया कि मैं मटका लेके जाती थी, तो आपने देखा मम्मी भी लाइन में लगी, चाची ताई सभी लगे हुए हैं, तो आपने उनको, अपने दादा को, आपके चाचा को, आपके पिताजी को, जो खेत, अगर पानी की वजह से खेती नहीं हो पाती, सभी को तो सर्विस नहीं मिलती, तो उनके लिए तो पीने से पहले उनको तो खेती के लिए पानी चाहिए। अगर खेती में पानी होगा तो खेती भी होगी, चारा भी होगा, पशु भी होंगे, सारी चीजें अच्छे होंगे। तो ये आपके दिमाग में है या नहीं है अभी तक? सर अभी तक उतना डिटेल में नहीं सोचा है, बस ये है कि जो काम मिलेगा, जो सिखाया जाएगा, वो सब बहुत निष्ठा से करना है। और चलो मैं मेरी तरफ से सुझाव दे देता हूँ ये कि आप ड्रिंकिंग वाटर का तो देखना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक काम का हम सोल्यूशन निकालते हैं, दूसरा ऑटोमेटिक निकलता है। अगर आप एग्रीकल्चर इरिगेशन जो वाटर है वो प्रॉपर होगा तो ड्रिंकिंग वाटर तो ऑटोमेटिक हो जाएगा शायद। जी सर, सहमत हो आप इस बात से? तो अभी आपने ज्योग्राफी भी पढ़ा होगा जनरल स्ट्रेटेजी के अंदर, तो ज्योग्राफी में इंटरलिंकिंग होती है रिवर्स वगैरह का, वो प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा थोड़ा? हाँ जी। तो अगर उसकी कोई कभी जिम्मेवारी मिलती है तो आप इसमें बेहतर तरीके से करोगे का? सर जो मिलेगा वो करना होगा। ओके। और लास्ट में आपकी तरफ से कुछ कहना चाहोगे? नहीं सर, अभी बस ये है कि बहुत खुशी है कि एग्जाम क्लियर हुआ और आगे देश सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, पूरी निष्ठा से करेंगे, और जो परेशानियां गांव में बचपन में सब देखी थी वो कोशिश करेंगे दोबारा ना हो, और जो भाई बहन दोस्त गांव परिवार के और जो लोग हैं उनके लिए प्रोत्साहन या फिर एक इंस्पिरेशन शायद मैं अगर बन पाऊं, उन्हें अपने अंदर इंस्पिरेशन तो आप बन चुके, सिलेक्शन हो गया, वो इंस्पिरेशन तो बन चुके। आपकी सुबह से बधाइयां मिल रही होंगी, कितने लोगों के फोन आ लिया, कितने लोगों ने संपर्क कर लिया आज सुबह से आपको? सर काफी हो गया। काफी हो जी, गया जी। ना? तो आप थक भी गए होंगे शायद। जी।